नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। पात्रता परीक्षा के 1 या 2 दिन और शेष बचे हैं, तो आप सब ने तैयारी है वो बहुत ही शानदार तरीके से कर ली होगी। और साथ ही साथ कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनसे मैटर है वो नहीं पढ़ा गया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम गणित विषय की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें गणित के जो भी 6 टॉपिक बनते हैं शिक्षण विधियों के, वो कंप्लीट है वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो ये एक तरीके की मैराथन क्लास है, वो आपकी रहने वाली है। तो आप बात करते हो गणित की शिक्षण विधियों की, तो इसमें एक तो लगता है आपकी जो गणित की विषय की जो शिक्षण विधियाँ ये टॉपिक हो जाता है। एक आपके गणित शिक्षण के उपागम हो जाता है, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, और गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, और निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये 6 टॉपिक है वो आपके बनते हैं जो आपकी गणित की जो शिक्षण विधियाँ इसके अंदर। तो ये कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम PYQ और MCQ के आधार पे हम कंप्लीट है वो आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आप बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न देखोगे, और आप जब एग्जाम देकर के आओगे तो आपको महसूस होगा कि जो प्रश्न हमने पढ़े थे वो सीधे के सीधे छपे हैं पेपर के अंदर। तो हम शुरू करते हैं, आपका बिना टाइम है वो ख़राब किए, क्योंकि आपका समय है वो बहुत ही कीमती समय है और आपके पास में बहुत ही कम समय है वो शेष बचा है। तो इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसी आधार पर प्रश्न आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहता है, तो देखो इसमें ज़्यादा समय तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत नज़दीक है और थ्योरी वगैरह आप सभी ने पढ़ ली होगी। तो गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है कि गणित जो है वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को क्या कर दिया, लिख दिया। ऐसा कथन कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे या गणितज्ञ कौन थे? तो ऐसा कहने वाले गणितज्ञ जो थे उनका नाम था गैलीलियो। तो गैलीलियो ने कहा था कि गणित एक वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने क्या लिख दिया, संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। तो किसने कहा ऐसी बात? गैलीलियो ने कहा था। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए रहने वाले हैं और सिलेक्टिव प्रश्न है सारे के सारे। प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो प्रोफेसर शुल्टजे है उनके अनुसार जो गणित जो पढ़ाई जाती है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। कि दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का सदुपयोग, और प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचित कराना। तो प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार जो गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है वो होता है आपका मानसिक शक्ति का विकास करना। क्या होता है? मानसिक शक्ति का विकास करना। तो देखो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को सभी भाई बहनों के पास में आप शेयर करोगे, क्योंकि इसमें लगभग आपके 250 के लगभग प्रश्न रहने वाले इन 6 टॉपिक से, और आपके एग्जाम में छपने वाले ये प्रश्न होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इस वीडियो को सभी जगह अपने व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सब जगह अपने भाई बहनों के पास में शेयर करना, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना। देखो प्रश्न आता है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? कि जो विद्यार्थी क्या नहीं समझते, ज्यामिति नहीं समझते, वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। भाई ऐसा कथन करने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो कौन थे ऐसा कहने वाले गणितज्ञ? जो थे वो थे प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि जो विद्यार्थी है वो ज्यामिति नहीं समझ सकता, वो विद्यालय है वो नहीं आ सकते हैं। ऐसा है वो प्लेटो ने कहा था। तो प्लेटो ने क्या कहा गणित के बारे में? कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता वो विद्यालय नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि आगमन विधि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होती है? तो आगमन विधि है वो किसके लिए उपयुक्त होती है ये हमें बताना है। तो सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। तो बताओ आगमन विधि है वो किसके लिए उपयुक्त होती है? तो आगमन होती है आपका सूत्र है वो स्थापित करने के काम आती है आपकी आगमन विधि। आ गया समझ में? उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि गणित की भाषाओं में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो गणित की भाषा में इसमें से किसका प्रयोग है वो नहीं किया जाता, ये हमसे पूछा है। तो गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का। तो ये बताओ इनमें से कौन सा किसका प्रयोग है वो गणित की भाषा में नहीं किया जाता। तो 5 नंबर प्रश्न में अब बताओ, गणित में है तो गणित में तो सूत्र तो होते हैं, गणित है तो उसमें संकेत भी होते हैं, गणित में संख्या तो होगी। तो तीनों के तीनों गणित की भाषा में उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 नंबर में 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्नलिखित सारणी बना रहा है कि खेल के दौरान जो राम है उसके पास 4 तीलियां हैं, उनसे एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्नलिखित सारणी बना रहा है। देखो 4 तीलियां उसके पास, चतुर्भुज की संख्या बताई उसने 1, तो तीलियों की संख्या कितनी लगी 4। उसके बाद में चतुर्भुज बनाए उसने 2, तो तीलियां कितनी लगी 4। उसके बाद में उसने चतुर्भुज बनाए 3, तो तीलियों की संख्या क्या लगी 12। तो वो संख्या लिख रहा है भाई, एक चतुर्भुज के लिए कितनी भुजाएं चाहिए, आपको 4 चाहिए, तो 4 तीलियों से क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा। फिर उसने 2 बनाए तो कितने लगाए उसने 8 तीलियां लगा दी। फिर 3 चतुर्भुज बनाए तो 12 लगेगी। तो स्वाभाविक सी बात है। उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो भाई वो ऐसी सारणी जो बना रहा है उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, ये हमसे पूछा गया कि राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, राम केवल खेल रहा है गणित नहीं कर रहा है। तो बताओ हम क्या कहेंगे इस बात से कि जो राम है वो तीलियों से चतुर्भुज बना रहा है और सारणी बना रहा है। तो बताओ इस बात को हम इससे क्या समझेंगे कि वो क्या करना चाह रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो राम है वो खेल भी खेल रहा है और खेल के साथ में क्या कर रहा है, वो गणित कर रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत है वो किसको होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, उपयुक्त सभी। तो बताओ उपचारात्मक जो शिक्षा है वो किसके लिए जरूरत होती है, वो मंदबुद्धि के लिए भी होती है, पिछड़े बालकों के लिए भी होती है और सामान्य बच्चों के लिए भी। तो उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा। देखो गणित शिक्षण विधियों के अलावा हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे हिंदी विषय की जो आपकी हिंदी विषय की जो शिक्षण विधियाँ है ना वो कंप्लीट करवा दी है PYQ और MCQ बेस। इसके अलावा आपके लिए अंग्रेजी की जो शिक्षण विधियाँ ना वो भी हमने कंप्लीट करवा दी है। इसके अलावा मनोविज्ञान है ना, आपकी मनोविज्ञान साइकोलॉजी, इसके हमने जो 3 बड़े टॉपिक है ना, एक तो बाल विकास 150 प्रश्न करवाएं PYQ और MCQ बेस्ड जो 2011 से लेकर अभी तक पूछे गए वो, और अधिगम के 150 प्रश्न है, अभिप्रेरणा के 70 से 80 प्रश्न है, बहुत ही शानदार करवाएं, आप जरूर देखना। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो आपके लिए NCF 2005 हमने कंप्लीट करवा दी, RTE एक्ट 2009 हमने करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा आप देख तो NEP 2020 जो नया जुड़ा है ये हमने करवा दिया है। इसके अलावा बाल कल्याणकारी योजना करवा दी। और अगर आप गणित आप पढ़ ही रहे हो तो गणित में आपका वैदिक गणित जो टॉपिक जुड़ा है ना ये भी हमने थ्योरी सहित कंप्लीट करवाया, तो ये भी आप जरूर देख सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका 8 नंबर प्रश्न कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो गणित की जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है ना उसके चयन में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा। तो बताओ अच्छी पाठ्य पुस्तक आपके लिए कौन सी होगी। तो आपके लिए क्या हो कि पर्याप्त मात्रा में तो उदाहरण हो और प्रश्नावली में प्रश्न हो, पर्याप्त मात्रा में तो उदाहरण और प्रश्न दोनों होनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बुक की विशेषता होगी। देखो इसमें लॉजिकल प्रश्न होते हैं जो आपकी माइंड रीडिंग के हिसाब से होता है कि माइंड आपका कितना काम कर रहा है। निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित क्या है। सही मायनों में गणित क्या है कि मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, भौतिकीय विज्ञान है या सापेक्षिक विज्ञान है। तो सही मायने में गणित क्या होती है, आपकी अमूर्त विज्ञान है, वो गणित होती है। क्या होती है, गणित अमूर्त विज्ञान होती है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अपने 9 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम 10 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं अभी। तो हमारे सामने आपका 10 प्रश्न यहाँ पे आ गया, 10 नंबर। तो गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। जो गणित की जो तार्किकता है ना इसकी विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता, विषयनिष्ठता। तो बताओ तार्किकता का जो आपकी विशेषता है वो इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखो तार्किकता के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, परिणाम की निश्चितता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, लेकिन तार्किकता का विषयनिष्ठता से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो विद्यालय के जो विद्यार्थी है ना गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है।
जो विद्यालय के जो विद्यार्थी है ना उनको मौखिक रूप से क्या करवाई जाए, गणित का कार्य करवाया जाता है। तो सर्वाधिक जो इसकी जो विशेषता महत्वपूर्ण हो सकती है वो आपसे पूछा है। तो ये क्या करती है, देखो मानना पेपर पेंसिल के बिना आवश्यकता नहीं होती इसमें, साथ ही साथ मौखिक रूप से प्रश्न हल करने की योग्यता भी विकसित करती है, मान लिया ये बात। समय की भी बचत करेगी, ये भी मान लिया। लेकिन इसमें हमसे पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण, तो वो क्या करती है, आपके ये मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करती है, विकास करती है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण है वो विशिष्ट तौर पे ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। तो एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतःक्रियात्मक श्वेतपट और टेलीविजन। तो बताओ आपका जो ज्यामिति शिक्षण है ना उसके लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। जो आपका जो टेलीविजन वगैरह, जो एलसीडी वगैरह ये होते हैं ना, इनमें से तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो बताओ गणित शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन है, 12 नंबर प्रश्न है। तो इसमें देखो एक तो गया एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविजन। टेलीविजन को तो काट ही दो आप, बचे 3 ऑप्शन। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा अंतःक्रियात्मक श्वेतपट है, वो ज्यामितीय शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कौन सा, अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। उसके बाद में विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में के पश्चात किया जाना चाहिए। तो विद्यालय में जो ज्यामिति है ना उसको पढ़ाने के लिए जो संश्लेषणात्मक जो विधि काम में ली जाती है वो किसके पश्चात काम में ली जानी चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण और निगमन। तो बताओ किसके बाद में काम में ली जानी चाहिए। तो संश्लेषण है, उससे पहले क्या होना चाहिए, आपका विश्लेषण किया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता इनमें से क्या है कि पाठ्यक्रम का समावेश एवं उद्देश्यों पर बल। तो भाई प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम का समावेश होना चाहिए और उद्देश्यों पर क्या दिया होना चाहिए, बल। ठीक बात है। प्रश्नों एवं अंक विभाजन की स्पष्टता होनी चाहिए, ये भी ठीक बात है। सामान्य निर्देश एवं विकल्प व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी ठीक बात है। तो भाई प्रश्न पत्र के बारे में तो ये तीनों ही बातें अच्छी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमाएं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनकी सीमाएं क्या है, अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार है ना इनके आपके जो दोष पूछे कि इसके क्या होते हैं, सीमा मतलब लिमिट, कि इनसे कि जो दोष क्या है ये आपसे पूछा गया। तो इसमें क्या है, अनुमान लगाया जाता है, निर्माण में इनके कठिनाई होती है और इसके अलावा जटिल प्रक्रियाओं को ये नहीं माप सकते। तो ये तीनों की तीनों क्या है, इसकी सीमाएं हैं आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, ये आपसे पूछा गया है। तो औपचारिक कक्षा में प्रायोजना विधि है वो लागू नहीं की जा सकती। तो औपचारिक जो कक्षा उसमें कौन सी विधि लागू नहीं की जा सकती, प्रायोजना विधि लागू नहीं की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है, गणित की भाषा किस प्रकार की है, ये आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय है, जटिल है, वैदिक है, संकेतात्मक है। तो जो गणित की जो भाषा होती है वो हमें याद रखना है, कौन सी होती है, आपकी संकेतात्मक भाषा होती है। कौन सी भाषा है, संकेतात्मक भाषा है वो गणित की होती है। ठीक है। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, ये पूछा गया है, शॉर्ट टाइप प्रश्न है। तो अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि सबसे ज्यादा होती है वो होती है विश्लेषण विधि है, वो अंक गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि होती है। कौन सी, विश्लेषण विधि। किसके लिए, अंक गणित शिक्षण के लिए। उसके बाद में आप बात करते हो, आपका प्रश्न नंबर आता है 19। दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गणित से है। किस चीज जो इसका संबंध पूछा है कि गणित से इसमें से संबंध किस किस का है। एक तो मानचित्र का, मानसिक कार्य का, विक्रय लेखा का, कालक्रम विद्या का। तो बताओ गणित से संबंधित इनमें से कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी के सभी देंगे भाई। ठीक है। तो आसान सा प्रश्न है। मानचित्र बताओ किस में होता है, मानचित्र तो भूगोल में होता है, ज्योग्राफी में। कालक्रम विद्या ये भी गणित से संबंधित नहीं है। विक्रय लेखा
गणित का क्या लेना देना है इसमें। तो ये आपका हो जाएगा मानसिक कार्य है वो गणित में करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस किस का सही है ये उत्तर आप जरूर बताओगे जो भी वीडियो को देख रहे हो। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में। तो बताओ निदानात्मक परीक्षण का उपयोग है वो किस में होता है। तो देखो निदानात्मक जो परीक्षण होता है ना इसका शिक्षण में भी उपयोग होता है या महत्व होता है, परामर्श और निर्देशन में भी होता है और उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में भी होता है। तो उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या होती है ये आपसे पूछा गया है। तो किस प्रकार की भूमिका है, दार्शनिक की, मित्र की या परामर्शक की। तो जो गणित शिक्षण में जो अध्यापक की भूमिका होती है ना वो इन तीनों ही प्रकार की भूमिका है वो अध्यापक की होती है। दार्शनिक भी होता है उसमें, मित्र भी होता है वो और परामर्शक भी होता है। ठीक है। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि आपसे पूछा गया है कि इनमें से उपयुक्त विधि कौन सी है। तो देखो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण की आप विधियों की अगर आप बात करते हो और इसमें पूछा उपयुक्त विधि तो इसमें आगमन निगमन जो है वो क्या होती है, गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि होती है। गणित की प्रकृति है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो गणित की प्रकृति कठिन होती है, अलंकारिक होती है, औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है या तार्किक है। तो बताओ जो गणित की जो प्रकृति होती है ना वो होती है तार्किक होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है। क्रियात्मक गणित का महत्व है। क्रियात्मक गणित का महत्व है प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना। तो जो क्रियात्मक गणित है ना उसका महत्व होता है कि प्रत्यक्ष तो अनुभव होने को होता है, स्वयं करके सीखा जाता है, अवधारणाओं का स्पष्ट और स्थायी होना है वो इसकी विशेषताएं होते हैं आपकी क्रियात्मक गणित की। तो उपयुक्त सभी। गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग इनमें से कौन कौन से हैं। 25 में संकेत, संख्या, संख्या चर और सूत्र। तो ये प्रश्न आ गया ना पहले। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, गणित की भाषा के अंग होते हैं। गणित शिक्षण का विकास किस विषय में महत्व है। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है भाई, ये पूछा है कि गणित विषय का किस विषय में महत्व होता है। तो समुदाय में, विज्ञान में, सिद्धांत एवं तर्क में या उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण का जो सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो किस चीज़ में होता है, आपका विज्ञान में होता है। किस विषय में होता है, विज्ञान विषय में होता है इनमें से। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। कौन सा कथन है वो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता, ये आपसे पूछा गया है। 27 नंबर प्रश्न है अपना। तो देखो गणित की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल ठीक है, जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। भाई ठीक बात है, गणित की खुद की भाषा है और जिसके माध्यम से क्या बनाए जाते हैं, सूत्र बनाए जाते हैं, प्रत्यय बनाए जाते हैं, सिद्धांतों का क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। ठीक बात है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। तो ये भी बात ठीक है, गणित अमूर्त प्रकार की होती है और गणित में अमूर्त जो प्रत्यय होते हैं उनको व्याख्या करने का अवसर होता है। ठीक बात है। ठीक है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। ठीक है, गणित में संख्याएं होती हैं, मापन किया जाता है, स्थान है। ठीक है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। भाई गणित में सामान्यीकरण का जो क्षेत्र संकुचित नहीं होता, ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, क्या कहलाएगा, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे। कोई प्रकार की योजना है जो ये बताती है कि विद्यार्थियों ने सीखा कितना है और इस आधार पर यह भी तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। भाई प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि भी कोई ऐसी योजना बताओ जिससे क्या किया जा सके, व्यक्ति ने कितना सीखा ये पता लग सके और भविष्य में जो उस प्रत्येक विद्यार्थी के जो व्यक्तिगत और वर्ग की आवश्यकता है ना कि इस आधार पर उनको शिक्षण करवाया जाना चाहिए, इस बात का भी पता लग सके। तो इस विधि को या इस आकलन को हम क्या कहेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो योगात्मक आकलन कहेंगे, सूचनात्मक आकलन कहेंगे, निदानात्मक आकलन कहेंगे या परीक्षण आकलन कहेंगे। तो बताओ, या परीक्षण कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम 28 नंबर प्रश्न में। तो इस बात को जानने का प्रयास है वो क्या कहलाएगा, निदानात्मक परीक्षण कहलाएगा। और निदान में क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। उसके बाद में आपका 28 के बाद में प्रश्न नंबर आएगा आपका 29 नंबर प्रश्न आएगा। तो 29 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा।
नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? कौन सा कथन है वो गणित की विशेषता को नहीं दर्शाता? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, पढ़ लिया हमने, तार्किक विज्ञान है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, हाँ भी, तार्किक सोच को विकसित करता है, ठीक बात है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, हमने पीछे ही तो पढ़ा है गणित क्या है, अमूर्त विज्ञान है, तो ये क्या है, गलत है। गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, ये भी ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? गणित में जो कमजोरियां ना उनको जानने की जो अच्छी विधि नहीं है वो हमसे पूछा है। तो विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, कोई दिक्कत नहीं है, कक्षा के अंदर कर लें या बाहर कर लें, इससे कमजोरी जानी जा सकती है। मौखिक कार्य करवा के, मौखिक रूप से पूछ के भी पता लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करके भी पता लगाया जा सकता है। और विद्यार्थियों में तुलना करके है वो गणित संबंधी कमजोरी है ना, उसका पता नहीं लगाया जा सकता, तो ये हो जाएगा गलत। गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? गणित है वो सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा था? तो रोजर बेकन ने कहा था कि जो गणित है वो सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का जो विकास होता है? तो इसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी, तार्किक सोच तो विकसित होती है क्योंकि तार्किक होती है गणित, और विश्लेषित सोच भी विकसित हो जाती है, तो इसमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका गणित शिक्षण से संबंध नहीं है? तो किसका है वो गणित शिक्षण से संबंध नहीं है, ये हमसे पूछा गया 33 नंबर प्रश्न में। तो संशोधन कार्य, गृह कार्य, आदर्श वाचन और शुद्धता, तो बताओ गणित शिक्षण से इनमें से किसका संबंध नहीं है 33 नंबर में? तो क्या हो जाएगा, देखो संशोधन कार्य करवाया जाता है, गृह कार्य भी करवाया जाता है, शुद्धता भी होती है इसमें, लेकिन आदर्श वाचन का गणित से क्या लेना देना है? ये तो वर्ड ही अलग है, गणित में इसका कोई भी काम नहीं होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो सिद्धांत होता है ना, वो कौन सी विधि में होता है, ये आपसे पूछा गया। तो कौन सी विधि में होता है? ये आपका निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर सिखाया जाता है या ले जाया जाता है। किस विधि में? निगमन विधि में, ठीक है। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो गणित की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें आप सूत्र काम में लेते हो और नियम में काम में लेते हो? ये हमसे पूछा गया 35 नंबर प्रश्न। तो संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन और निगमन, तो निगमन विधि में हम सूत्र तथा नियमों की क्या करते हैं? सहायता लेते हैं। नियम से निगमन याद रख सकते हो, तो किस में नियम होंगे? निगमन में होंगे, ठीक है। और निगमन विधि में क्या लिए जाते हैं? सूत्र और नियम लिए जाते हैं। और ऊपर भी प्रश्न हमारा क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि? निगमन विधि ले जाती है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? जो छोटी कक्षा उनमें गणित में रुचि लेकर पढ़ाने का कौन सा तरीका होना चाहिए कि बच्चे को रुचि ले गणित के अंदर? ऐसी कौन सी विधि होनी चाहिए या किस प्रकार से उनको पढ़ाना चाहिए? तो 36 नंबर में तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी गतिविधियों के साथ में क्या करवाया जाना चाहिए? गणित का शिक्षण है वो करवाया जाना चाहिए। छोटे बच्चे रटेंगे थोड़ी, आगमन है वो निगमन है, ये विधियाँ छोटे बच्चों पर लागू नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस में गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं होता है? तो गणित का स्पष्ट रूप से इसमें से किन में प्रयोग नहीं होता है? तो लाभ आने में तो गणित की आवश्यकता पड़ती है, सब्जियां खरीदने में भी पड़ते हैं, आप पैसे का हिसाब करते हो, उधार लेते हो, तब भी गणित का काम में लेना पड़ता है, लेकिन साइकिल चलाने में गणित का प्रत्यक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद में 38 नंबर प्रश्न आता है आपका कि राम खेल खेल में निम्नलिखित प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। 3 गेंदों को लगाता जा, राम है वो खेल रहा है और 3 गेंदों को इस प्रकार से वो व्यवस्थित कर रहा है। शुरुआत में देखो ये ऐसे व्यवस्थित कर दिया, वैसे लगातार व्यवस्थित कर रहा है। ये देखो 3 गेंद है वो तीनों की तीनों एक जैसी है, तो हमें पता नहीं चल रहा भी कौन सी गेंद कब बदल रहा है वो। और तालिका में लिख रहा है, देखो एक सूची बनाई उसने, और इस खेल से मोहन एक क्या करता है? तालिका बना रहा है। राम तो वो गेम खेल रहा है और मोहन क्या कर रहा है? तालिका बना रहा है। तो चिन्हों की संख्या 1, गेंदों की संख्या 3, चिन्हों की संख्या 2, गेंदों की संख्या 6,
चिन्हों की संख्या 3 और गेंदों की संख्या 9। देखो पहले पोती इसने ये चित्र बनाया, इसमें 3 ही गेंद रखी उसने। दूसरा चित्र क्या बनाया, एक ऐसे ही 2 चित्र बना दिए, तो इनमें कितनी गेंदें आई, 6 गेंद। इनमें क्या हुआ गया, इसने फिर 3 गेंदें एक साथ रख दी, 3 बार ये चित्र बना दिया। तो बताओ है जो दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो। देखो इस प्रश्न को समझो। राम तो क्या कर रहा है, उन गेंदों को व्यवस्थित करने का काम कर रहा है अलग अलग तरीके से, 3 गेंद है उनको। और जो आपका मोहन जो है ना, वो मोहन उसके इस खेल को देख रहा है, और उस खेल को देख करके क्या बना रहा है, सारणी बना रहा है, कॉपी लेके बैठा है वो आपकी तरह। तो देखो अब इनसे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि राम खेल खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राम और मोहन दोनों केवल खेल खेल रहे हैं। राम गणित कर रहा है और मोहन खेल खेल रहा है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सीधी सी बात पड़ी है, राम तो खेल रहा है, अभी ऊपर भी लिखा हुआ है स्पष्ट, और मोहन क्या कर रहा है, गणित। ये हिसाब किताब की कॉपी तो इसने ले रखी है। राम तो अपने गेंदों के साथ में खेल रहा है, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है कॉपी का। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, कई बार फेल हो गया गणित में, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि। भाई आप गणित में बार बार कोई फेल हो रहा है, जैसे मैं गणित में कई बार फेल हो गया, तो मेरा पता लगाना है कि भी मैं गणित में फेल क्यों हो रहा हूँ, किस टॉपिक में कमजोर हूँ मैं। इस बात के लिए कौन सी विधि उपयोग में लोगे आप, तो कौन सी लोगे आप, निदानात्मक कार्य है वो किया जाएगा। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र है वो गणित में गति प्रदान किस प्रकार से कर सकते हैं। जो गणना करते हो ना आप, उनमें आप तेजी से कैसे कर सकोगे, ये बताओ कौन सी विधि से कर पाओगे। तो आप ये आप एक ही तरीका होता है अभ्यास द्वारा, ना मौखिक ना लिखित ना चर्चा या वाद विवाद। गणित की गणना तेज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। मूल कुंजी है गणित सीखने की। जितना सीखोगे उतनी आएगी, जितना छोड़ोगे उतनी मैथ जाएगी। मैथ सीखोगे तो सिर पर रखेगी, और मैथ छोड़ोगे तो पैरों पे गिराती भी समय नहीं लगाएगी। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये किसने कहा भाई, तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये बात कही है भाई आपके होगवेन ने। किसने कही, होगवेन ने कहा कि गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है ये बताओ। तो सांस्कृतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, मानसिक है। तो जो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है ना, वो होता है आपका मानसिक। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध किससे होता है ये पूछा है। तो मूल्यांकन विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रवृत्तियों से, उद्देश्यों से या सीखने क्रियाओं से। तो जो मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध जो होता है ना, वो होता है आपके उद्देश्य से। किससे होता है, उद्देश्य से। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है ये बताओ। मैं पानी पी लेता हूं। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होगा। 44 नंबर प्रश्न है हमारा। तो उपलब्धि परीक्षण इसमें होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या फर्क होता है, उद्देश्यों का। नैदानिक परीक्षण में तो क्या किया जाता है कि जिस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका पता लगाया जाता है, और उपलब्धि परीक्षण में क्या किया जाता है कि आपने सीखा क्या है इस बात का पता लगाया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है ना, उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है 45 नंबर प्रश्न में। तो कौन सी होती है, इसमें आपका विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। तो तीन ही विशेषता है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की होती है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित। योजना कौन बनाएगा, अध्यापक। मार्गदर्शन कौन करेगा, अध्यापक। शिक्षण कौन कराएगा, अध्यापक। बजट थोड़ी ना बनाएगा अध्यापक। उसके बाद में आपका आता है 47 नंबर प्रश्न, और 47 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है। हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है। किसके लिए महत्व है हमारा, सौंदर्य अनुभूति हेतु, सुनागरिकता हेतु, अनुशासन हेतु, चरित्र की उत्कृष्टता हेतु। तो बताओ गणित का महत्व हमारे लिए किस लिए है। तो गणित का महत्व है, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टिक होता है ना, वो होता है अनुशासन हेतु।
विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। विभिन्न संकेतों का ज्ञान किसके द्वारा होता है? हमें अंकगणित शिक्षण के माध्यम से विभिन्न संकेतों का, क्योंकि बीजगणित में तो ये नहीं होता, रेखा गणित में भी नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो है ही नहीं। तो अंकगणित में विभिन्न संकेतों का हमें ज्ञान होता है। प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होता है। प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है, हमसे पूछा गया है। तो ये होता है संक्रिया बोध से प्रारंभिक स्तर पर गणित का शिक्षण का आरंभ होता है। गणित शिक्षण का प्रारंभ प्राथमिक स्तर पर किस बात से होता है? संक्रिया बोध से होता है। उसके बाद में गणित की विशेषता है, तो गणित की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समन्वयशीलता, बहुआत्मकता। तो जो गणित शिक्षण की जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी विशेषता है वो होती है वस्तुनिष्ठता। गणित विषय की विशेषता है, गणित विषय की इनमें से विशेषता कौन सी है? शुद्धता होती है बिल्कुल, परिणामों की निश्चितता भी होती है, तर्कपूर्णता भी होती है। तो ये तीनों की तीनों गणित की विशेषता है। देखो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आपके पास में समय है भी नहीं, लगाओगे भी तो कहाँ से लगाओगे, तो मैं फटाफट करवा रहा हूँ, पसंद इनमें से आ जाएगा। पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति होती है। पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है, ये आपसे पूछा गया। तो किस प्रकार की होती है? सिद्धांत और सूत्र आधारित होती है, सार्वभौमिक समान होती है और निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं इसकी होती है। गणित शिक्षण में अध्ययन करवाया जाता है। गणित शिक्षण में किसका अध्ययन है वो करवाया जाता है? तो संख्याओं का करवाया जाता है, ग्राफ होता है और मापन का होता है। तो तीनों का तीनों अध्ययन करवाया जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह है, जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसके लिए गणित किस कारण से महत्वपूर्ण होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बौद्धिक उपयोग के लिए, हाँ भाई बौद्धिक उपयोग के लिए उपयोगी है, सामाजिक उपयोग के लिए भी है और चारित्रिक मूल्यों के विकास के लिए भी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। जो व्यवहारिक जो गणित है उसका अंग इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। देखो समय, काम, मजदूरी की गणना। देखो व्यवहारिक जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो गणित काम में लेते हो ना, जहाँ पे कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होती है कि आप इस प्रकार से आप लेके बैठो स्कूल जाओ। तो देखो एक तो समय निर्धारण में गणित की जो आपकी आवश्यकता नहीं है वो पूछा है, इसमें तो होती है, काम में भी होती है, मजदूरी की गणना में भी होती है। खेत खलिहान में क्षेत्र मापने के लिए भी आप गणित में काम में लेते हो, व्यवहारिक काम ही तो है ये। डाक टिकटों आदि का लेखा रखने के लिए भी करते हो। लेकिन ज्यामितीय प्रमेय को हल करना है वो व्यवहारिक गणित में थोड़ी ना आएगा, वो तो मूल गणित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है, क्योंकि गणित है वो पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई? यह दैनिक जीवन में उपयोगी है, ठीक बात है। बालकों में मानसिक अनुशासन में सहायक होती है, ये भी ठीक है, बालकों का जो मानसिक अनुशासन उसमें सहायक है। गणित का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है, गणित का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। तो इसमें सभी सही हो जाएगा। गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है, ये पूछा है। तो किसके लिए उपयोगी है? ये वर्गीकरण, किसके लिए? वर्गीकरण में उपयोगी होता है। उसके बाद में 58 नंबर प्रश्न आता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन जो है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मापन भी होता है, मूल्य निर्धारण भी होता है और ग्रेडिंग। तो देखो मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन एक तरीके का मापन ही तो है, मूल्य निर्धारण ही तो किया जाता है, ग्रेडिंग ही तो दी जाती है। तो सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है? गणितीय की जो विश्लेषण विधि है ना, उनमें से इसका जो गुण नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न करना, जो विश्लेषण विधि है वो छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। छात्र की बौद्धिक शक्तियों का विकास करती है, बिल्कुल सही है। चिंतन को प्रोत्साहित करती है, ये भी बात सही है। तो इसमें से कौन सा गुण नहीं है ये पूछा है। तो भाई तीनों के तीनों गुण है वो विश्लेषण विधि के है, तो इनमें हो जाएगा ये। तो अब अपना आता है 60 नंबर प्रश्न है, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? तो गणित विषय में जो सहायक सामग्री होती है ना, उनका कौन सा उपयोग इनमें से नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। देखो पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, तो जो सहायक सामग्रियाँ होती है वो पाठ को आकर्षित भी बनाती है और रुचिकर भी बनाती है। मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है सहायक सामग्रियाँ, बिल्कुल आवश्यक होती है। छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु है वो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उपयोगी होती है। नवीन भाषा शैली का ज्ञान, तो देखो नवीन भाषा शैली से सहायक सामग्रियों का क्या उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा इसमें।
रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? रेखा गणित का जो शिक्षण है उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो विश्लेषण संश्लेषण विधि है, वो रेखा गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है। रेखा गणित के शिक्षण के लिए कौन सी विधि? विश्लेषण संश्लेषण विधि। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि में चला जाता है? 62 नंबर में। तो कौन सी विधि में? विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है। गणित में अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषणात्मक विधि में चला जाता है। उसके बाद में किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है। किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो 63 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? तो वो होगा ज्ञानात्मक हो जाएगा। तो गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाले उद्देश्य है वो होता है ज्ञानात्मक। गणितीय शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है? तो गणित शिक्षण में जो अभ्यास कार्य करवाया जाता है उसका कौन सा महत्व नहीं होता, ये आपसे पूछा है। तो निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल अभ्यास कार्य में निपुणता आती है और कुशलता आती है। गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होता है, ये भी सही है। एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु तो जो आपका अभ्यास कार्य करवाया जाता है उसमें एकाग्रता भी आती है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा आप बात करते हो तो व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु तो अभ्यास कार्य का व्यवसायिक कुशलता से कोई लेना देना नहीं होता है। गणितीय शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गणितीय शिक्षण में मूल्यांकन है वो किया जाना चाहिए। तो देखो, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, ठीक है, मूल्यांकन है वो सीखने का जो अनुभव प्रदान करते समय कर सकते हो। उद्देश्यों के स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय भी मूल्यांकन कर सकते हो। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद में भी, तो भाई उद्देश्य का स्पष्टीकरण कर दिया और अधिगम अनुभव प्रदान कर दिया उसके बाद में भी बिल्कुल कर सकते हो। तो तीनों ही तरीके से मूल्यांकन है वो कर सकते हो। छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा? तो गणित को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं जो बच्चे, उनकी जो कठिनाई है वो कम करने के लिए उचित क्या करना चाहिए? तो देखो, अधिक गृह कार्य देके तो ये कोई काम थोड़ी ना हुआ। कठिनाई कम करने का काम है कि गृह कार्य दे दो। मानसिक दंड देकर भी छात्र की कठिनाइयां दूर नहीं कर सकते। पुरस्कार दे करके तो ये भी कोई कारण नहीं है। पुरस्कार देने से कौन सी कठिनाई कम हो जाएगी? तो लास्ट बचता है आपका 66 नंबर में ऑप्शन नंबर 4, कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। उसके बाद में 67 नंबर प्रश्न आता है, क्लास है वो लंबी रहने वाली है तो क्लास को पूरी जरूर देखना, प्रश्न छप जाएंगे इनमें से। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, महत्वपूर्ण चैनल है, अपडेट भी मिलती रहेंगी और कंटेंट भी मिलता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक गणितीय विधि की विशेषता नहीं है? क्रियात्मक गणितीय विधि की इनमें से जो विशेषता नहीं है वो हमसे पूछी गई है 67 नंबर में। तो विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों का विकास करती है। तो गणित जो क्रियात्मक गणित होती है ना, वो की जो विधि होती है उसमें विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों का क्या होता है? विकास होता है। इस विधि द्वारा शिक्षण ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझता है। जो क्रियात्मक गणितीय विधि है ना, इसमें जो विधि द्वारा है वो शिक्षण ग्रहण करके एक विद्यार्थी है वो श्रम का महत्व जानता है और विद्यार्थियों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो तीनों के तीनों सही है क्रियात्मक विधि के बारे में। गणित को क्या कहा जाता है? गणित को क्या कहा जाता है? छात्रों का दुश्मन? नहीं भाई, ये तो ठीक बात नहीं है। शक्तिहीन शक्ति, ये भी सही नहीं है। मन की भाषा भी नहीं है। लेकिन दिमाग का व्यायाम है वो किस में होता है? आपका गणित में होता है। उसके बाद में गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? आपकी अंक गणित है, वो गणित की सबसे पुरानी शाखा होती है। कौन सी? अंक गणित। निम्नलिखित में से गणित का संबंध किससे है? तो गणित का संबंध किससे है ये आपसे पूछा गया है। तो गणित का संबंध भाषा से भी है, आयु विज्ञान से भी है और कृषि से भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। गणित शिक्षक का आवश्यक गुण कौन सा है? गणित शिक्षक, जो गणित का जो शिक्षक होगा उसका आवश्यक गुण कौन सा होना चाहिए? तो देखो, विषय का पूर्ण जानकार तो होना ही होना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उसके पास में हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भी उसके पास होने चाहिए। तो उपयुक्त सभी। गणित की आरंभिक कार्य अवस्था को क्या कहते हैं? गणित की जो शुरुआत की जो कार्य व्यवस्था है ना उसको हम क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो हम क्या कहते हैं?
तो जो गणित की जो शुरुआत का जो कार्य व्यवस्था होती है ना, वो किस आधार पे होती है, आपकी मौखिक आधार पे होती है। ठीक है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसने किया कि गणित का जो शिक्षण है ना, वो वास्तविक उद्देश्य उसका ज्ञान प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदान करने से। ऐसा कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो 73 नंबर में आ जाएगा आपका, डट्टन ने कहा था। डट्टन ने क्या कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, शक्ति प्रदान करना है। गणितीय शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? अभ्यास कार्य वो किस आधार पे महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो किस आधार पे? तो शीघ्रता व शुद्धता से हल करने की आदत के विकास करने में, मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं में गणित का विकास, गणना संबंधी कुशलता का विकास। तो अभ्यास कार्य है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आधार पर महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा किस आधार पे होते हैं आपके, कि जो गणना संबंधी कुशलता आ सके, इसीलिए क्या करवाए जाते हैं, अभ्यास कार्य करवाए जाते हैं। गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में से किसका सहयोग करता है? गणित में जो अभ्यास जो शिक्षण है ना, वो सहयोग किस में करता है, किसका सहयोग करता है, ये आपसे पूछा गया। तो किसका सहयोग करता है? ये समस्या के हल की समझ बढ़ाने में सहयोग करता है। किसमें सहयोग करता है? समस्या के हल की समझ बढ़ाने में सहयोग करता है। उसके बाद में 76 नंबर प्रश्न आता है आपका कि गणित शिक्षण का उद्देश्य है। गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो गणित शिक्षण का उद्देश्य है वो अनुशासनिक उद्देश्य भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है, उपयोगिता का भी उद्देश्य होता है। तो ये हमने पढ़ लिया था ये प्रश्न, तो इसमें उपयुक्त सभी। गणित विषय में खेल एवं मनोरंजन का महत्व यह है कि इससे गणित का जो विषय उसमें खेल और मनोरंजन का क्या महत्व, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या महत्व होता है कि गणित के प्रति रुचि जागृत होती है। जो खेल एवं मनोरंजन है ना, इससे गणित के प्रति क्या होती है, रुचि जागृत होती है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है कि रेखा गणित में कौन से स्तर को स्थान दिया जाता है? रेखा गणित में कौन से स्तर को स्थान दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आकार को भी दिया जाता है, विस्तार को भी दिया जाता है और स्थिति को भी दिया जाता है। तो रेखा गणित में आकार, विस्तार और स्थिति उपयुक्त, इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अंकगणित शिक्षण का महत्व है। अंकगणित जो शिक्षण होती है आपकी, इसमें महत्व किसका है? व्यवहारिक उपयोगिता का बिल्कुल होता है। व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए भी होती है, अंकगणित काम में आती है। और घरेलू कार्यों में भी क्या काम आती है, अंकगणित काम में आती है। तो उपयुक्त सभी। उसके बाद में उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना निर्माण करता है। उपस्थिति के आधार पे अंक प्रदान करना निर्माण क्या करता है? तो 80 नंबर प्रश्न में क्या होगा आपके, शाब्दिक मापनी का क्या करता है, निर्माण करता है। उपस्थिति के आधार पे अंक प्रदान करना किसका निर्माण करता है? आपका शाब्दिक मापनी का निर्माण करता है। गणित शिक्षण में श्रव्य सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गणित सीखना उसमें श्रव्य सुनने वाले सामग्री के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है टेप रिकॉर्डर का, क्योंकि टेलीविजन तो दृश्य श्रव्य दोनों है। फिल्म स्ट्रिप हो गया और वीडियो टेप हो गया, तो केवल इसमें पूछा श्रव्य के रूप में, तो क्या होता है, टेप रिकॉर्डर। उसके बाद में गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित के शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है वह है। तो गणित अध्ययन से बालकों में क्या होती है, तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की क्या होती है, शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है, वो उद्देश्य आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो कौन सा होता है आपका, अनुशासनिक उपयोगिता वाला उद्देश्य होता है, क्यों खेल वाला तो नहीं है, अनुशासनिक वाला इसमें हो जाएगा। रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होने वाले शिक्षण विधि कौन सी है? रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होने वाले शिक्षण विधि कौन सी है? प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होने वाले 83 में क्या हो जाएगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि है, वो प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली विधि होती है। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? कोई खेत का क्षेत्रफल मापना है तो उसमें गणित की कौन सी विधि काम में लोगे? 84 नंबर में पूछा गया है, तो विश्लेषण विधि काम में लोगे आप। क्रियात्मक गणित है। क्रियात्मक गणित क्या होता है आपका, नापतोल भी है, समय मापन भी है और क्षेत्रफल। जो गणित जो आपकी क्रियात्मक गणित होती है उसमें नापतोल भी किया जाता है, समय का मापन किया जाता है, क्षेत्रफल का मापन किया जाता है, उपयुक्त सभी। अब आता है हमारा 85 नंबर प्रश्न आ जाता है यहाँ पे आपके 86 नंबर। तो प्रश्न है, गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? तो गणित शिक्षण होता है ना, उसमें कक्षा में उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में किस बिंदु का ध्यान रखना आवश्यक होता है, ये आपसे पूछा गया है 86 नंबर में। तो किसके लिए, विषय वस्तु की विशेषताएं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और विद्यार्थियों के स्तर। तो जो
गणित का जो शिक्षण होता है ना, उद्देश्यों के निर्धारण में एक तो विद्यार्थियों का स्तर वो ध्यान में रखा जाता है, विषय वस्तु की विशेषताएं ध्यान में रखी जाती है और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का भी ध्यान रखा जाता है। तो उपयुक्त सभी। रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में क्या संबंध है? रेखा गणित और तर्कशास्त्र है ना, इसमें संबंध पूछा है तो क्या होता है इसमें आपका 87 नंबर प्रश्न में तो हो जाएगा अब निकटता का संबंध होता है रेखा गणित और तर्कशास्त्र में। कौन सा संबंध होता है भाई? आपका निकटता का संबंध होता है। गणित शिक्षण में सेक्सटेंट किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? जो सेक्सटेंट है ना गणित शिक्षण के अंदर, कौन सी अधिगम सामग्री है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी होती है ये? 88 नंबर प्रश्न में होती है दृश्य सामग्री होती है सेक्सटेंट। क्या होती है? दृश्य सामग्री। गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? भाई रुचिकर बनानी है आपको गणित का शिक्षण, तो इसके लिए क्या करोगे? तो गणित शिक्षण में सबसे ज़्यादा अगर कोई रुचि पैदा हो सकती है तो एक ही काम में हो सकती है कि आप उसको कहो कि आप खुद करके सीखो। करके सीखने से शिक्षण करवाया जाए। देखो, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करने से रुचि थोड़ी ना आएगी। समय विभाग चक्कर में गणित विषय को अधिक कालांश देने से तो ये और बोरिंग हो जाएगी। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना ये तो और ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो इनमें ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का या के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्यों के बारे में आपसे पूछा गया 90 नंबर प्रश्न में। तो अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना। तो देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पे गणित क्या करती है कि अवकाश का जो समय होता है, जो खाली समय होता है, उसके सदुपयोग करने की जो योग्यता है ना, उसका विकास करती है। अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक गुणों का क्या करती है? विकास करती है। अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक गुणों का क्या करती है? विकास भी करती है, ये भी ठीक है। और मानसिक शक्तियों का विकास तो करती है। तो इसमें सभी हो जाएगा। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय जो स्केल होता है वो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा होता है। तो मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल होता है आपका अनुपात, रेशियो। उसके बाद में बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है। बेलनाकार जो आकृति होती है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि आप कौन से काम में लोगे? तो वो आप काम में लोगे विश्लेषण और संश्लेषण विधि। उसके बाद में गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुभव अनुरूप है। कथन किसका है कि गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। ऐसा कथन किसने कहा था? तो 93 नंबर प्रश्न में क्या आएगा आपका? आइंस्टीन ने कहा था ये बात। गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक क्या लाभ है? गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ क्या है कि मानसिक विकास में सहायक होती है। भाई इससे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन क्या होगा? उसके बाद में यहाँ पे आता है हमारा 95 नंबर प्रश्न कि गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित होता है? गणित में मानसिक कार्य है वो संबंधित किससे होता है? तो गणित में जो मानसिक कार्य है वो गणित के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? गणित के जो नियम होते हैं और निष्कर्ष होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गणित एक शुद्ध एवं विषय है। तो गणित है वो एक शुद्ध विषय है। इसके अलावा और क्या होता है? ये 97 नंबर प्रश्न में तो ये होता है सत्य विषय है। क्या होती है ये? सत्यता पर आधारित होती है। समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन किसके अध्ययन से संभव है? समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन है वो करने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ेगा? हमें ये हमसे पूछा है तो किसका करना पड़ेगा? समुच्चय के लिए बीजगणित का अध्ययन करना पड़ेगा। समुच्चय सिद्धांत के अध्ययन के लिए बीजगणित का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि काम में लोगे यहाँ पे? तो आप काम में लेने वाले हो 99 नंबर प्रश्न में प्रयोगशाला विधि। संश्लेषण विश्लेषण किस में काम में ली थी? तो वो ली थी बेलनाकार जो आकृति उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में। और वृत्त की परिधि ज्ञात करने में प्रयोगशाला विधि काम में लोगे। क्रियात्मक गणित का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक गणित का उद्देश्य होता है ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना। क्रियात्मक गणित का क्या? ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग। 101 नंबर प्रश्न आता है हमारा कि बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है। बालक की जो तर्क शक्ति है ना उसका विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये आपसे पूछा गया 101 नंबर प्रश्न है। तो होता है वो गणित में। हमने पहले ही पढ़ लिया था ये तो।
गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किसके साथ में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसके साथ में, विज्ञान के साथ में होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। गणित शिक्षण हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो सहायक सामग्री विद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रदान की गई उसको रखा गया है एक, किस आधार पर रखा गया है कि गणित शिक्षण हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो सहायक सामग्री विद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रदान की उसको रखा गया एक, किस प्रकार से रखा गया, इनको एक गणित किट के रूप में रखा गया है। गणित का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किसके साथ में होता है, तो सर्वाधिक घनिष्ठ जो संबंध होता है वो होता है विज्ञान के साथ में, और विज्ञान में किसके साथ में, भौतिक विज्ञान के साथ में होता है। उसके बाद में आप बात करते हो 105 नंबर प्रश्न आएगा क्या अपना, 105 नंबर प्रश्न में कि गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद में क्या करवाएं, कि सिद्धांतों को समझाने के बाद में क्या करवाएं। तो 105 नंबर में क्या आएगा, लिखित एवं मौखिक अभ्यास है वो करवाया जाना चाहिए। रेखा गणित के किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग में लेंगे, तो जो रेखा गणित है ना उसका कोई भी साध्य हमें हल करना है तो किस विधि को काम में लेंगे, ठीक है। 106 नंबर में तो किस विधि को काम में लेंगे हम, 106 में संश्लेषण और विश्लेषण विधि को काम में लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश गलतियां किससे संबंध रखती है, जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है ना उसमें गणित का जो लिखित कार्य है उसमें अधिकांश गलतियां हैं वो किससे संबंधित होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो 107 नंबर में क्या हो जाएगा कि मूलभूत क्रियाओं में क्या पाई जाती है, अधिक गलतियां पाई जाती है। दशमलव भिन्न में नहीं पाई जाएगी, एक एक नियमों में भी नहीं पाई जाएगी, मूलभूत क्रियाओं में गलतियां मिलेगी। छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा, तो छात्र हैं उनकी गणित संबंधी कठिनाइयां दूर करनी है तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसा प्रश्न हमने पढ़ा है। तो क्या किया जाना चाहिए, उनको कारणों को जानकर कठिनाई दूर की जानी चाहिए। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का जो हम प्रयोग करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, तो वो हम करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आगमन विधि क्या होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है 109 में। और आपकी जो निगमन विधि होती है वो क्या होती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। आगमन में ए पहले आ रहा है ना तो अज्ञात में ए लास्ट में आएगा, ठीक है, ये याद रखना। उल्टा है इसमें, देखो आगमन में क्या आता है, ए पहले आता है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, तो ये आएगा निगमन में। उसके बाद में गणित की वह विधि जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना। गणित की वह विधि कौन सी है जिसमें मुख्य उद्देश्य है वो जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है, तो 110 में कौन सी विधि हो जाएगी आपकी, प्रायोजना विधि है। उसका मुख्य उद्देश्य है वो जीवन से सीखने का है और क्रिया द्वारा सीखने से। यदि एक प्राथमिक कक्षा का छात्र गणित का प्रश्न हल करने के बाद उससे होने वाली संभावित गलती का पता लगाता है तो निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक प्राथमिक कक्षा का एक छात्र है जो गणित के प्रश्न को हल करने के बाद में क्या करता है कि उसमें होने वाली जो संभावित गलती है ना उसका क्या कर लेता है, वो पता लगा लेता है। तो ये किस उद्देश्य की पूर्ति है, 111 में। तो किस उद्देश्य की है, ये अवबोध उद्देश्य की है। किसकी, अवबोध उद्देश्य की पूर्ति है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें विषय वस्तु को किस प्रकार से विकसित किया जाना चाहिए, तो तार्किक क्रम में व्यवस्थित है वो किया जाना चाहिए, विकसित किया जाना चाहिए। एक अच्छी गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। जो अच्छी गणित की पुस्तक होगी ना उसमें पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु का जो संगठन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए पाठ्यक्रम के अनुसार है वो विषय वस्तु का संगठन है वो होना चाहिए। उसके बाद में 114 नंबर प्रश्न आता है हमारा कि छात्र रेखा गणित आकृतियों को खींच सकेंगे किस उद्देश्य से संबंधित है। छात्र है वो रेखा गणित आकृतियों को क्या कर सकेंगे, खींच सकेंगे, किस उद्देश्य से संबंधित है। तो 114 में क्या हो जाएगा आपका, ये है वो मनोक्रियात्मक उद्देश्य से संबंधित है। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, बालकों द्वारा की गई गलतियां व कमजोरियों का ज्ञान करना, पिछड़े बालकों की पहचान करने में, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने में। तो देखो, निदानात्मक में तो कारणों का पता लगाया जाता है और सुधार किया जाता है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा।
गणित में नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि गणित में जो निदानात्मक परीक्षण अगर कोई अध्यापक बना रहा है तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, बालकों द्वारा की जा सकने वाली गलतियों को सम्मिलित करें, तो बिल्कुल सही है। बालकों द्वारा जो गलतियां की उसको शामिल करें उस परीक्षण के अंदर। सरल प्रश्नों को सम्मिलित करें, ये तो कोई लेना देना नहीं है। नवीन पुस्तकों के प्रश्नों का चुनाव करें, ये क्या हो जाएंगे इसमें गलत, ये ए नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण तथा परीक्षण किस विधि के पद है? उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण तथा परीक्षण है वो कौन सी विधि के पद है, ये आपसे पूछे गए। तो 117 में क्या आ जाएंगे, तो ये होंगे आपके आगमन विधि के। क्या होंगे? आगमन विधि के। नियम और सूत्र किसके हैं? निगमन विधि के। लेकिन उदाहरण, निरीक्षण और नियमीकरण क्या होंगे? आपके आगमन विधि के। उसके बाद में आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधिपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया, यह कथन है। तो आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधिपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है, यह कथन किसने कहा था, यह आपसे पूछा गया। तो यह कथन कहा था जोइस के द्वारा कहा गया था। गणित में सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है? गणित में सजगता के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? 119 में। तो ये होता है गृह कार्य का। किसका होगा? गृह कार्य का। गणित की सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक में, गणित की जो सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक होगी उसमें क्या होगा कि हल किए हुए अनेक उदाहरण और अभ्यास के कुछ प्रश्न होंगे। नहीं भाई, गलत हो जाएगी। उदाहरण भी होंगे तो उतने प्रश्न भी होंगे। पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण होंगे और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होंगे। ये क्या बैठती है लाइन? इसमें देखो, सभी अभ्यास प्रश्न हल किए होंगे तो क्या मतलब होगा फिर बुक का? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से क्या निकाला जा सकता है? तिनका निकाला जा सकता है। परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं जिन तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। तो संश्लेषण विधि में तो सूखी घास से तिनका निकाला जाता है और विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलता है। यह कथन किसका है? तो 121 में यह कथन हो जाएगा आपका प्रोफेसर यंग का। किसका? प्रोफेसर यंग का। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री है वो आपसे पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी होगी? तो 122 में हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव है वो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। उसके बाद में आप देखते हो निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि का उपयोग क्या होता है? 123 नंबर प्रश्न है आपका। तो मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना और सूत्र का प्रयोग करना। तो मैंने बताया निगमन विधि में क्या होते हैं? नियम और सूत्र होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। छोटे बालकों को जो गणित की समस्याएं दी जाए वे होनी चाहिए। छोटे बालक होते हैं ना, उनको गणित की जो समस्या आप दोगे वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो 124 में किस प्रकार की होंगी? शिक्षा मूल्यों से युक्त होनी चाहिए। खेल भावनाओं से युक्त, मनोरंजन से युक्त या गृह कार्य से युक्त। जो समस्याएं हैं वो किससे युक्त होनी चाहिए? शिक्षा मूल्यों से युक्त होनी चाहिए। ठीक है। गणित शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सबसे सुलभ एवं महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है? गणित शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सबसे सुलभ एवं महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है, ये आपसे पूछा गया। तो कौन सी होती है इसमें? सबसे ज्यादा आपकी श्यामपट्ट एवं चौक है वो सबसे ज्यादा सुलभ होती है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण को खेल विधि से पूरा करना सबसे अच्छा प्रयोग इंग्लैंड में किस शिक्षक ने किया था? तो गणित शिक्षण को खेल विधि से पूरा करने का सबसे अच्छा प्रयोग है वो इंग्लैंड के कौन से शिक्षक ने किया था, ये हमसे पूछा गया। तो कौन से शिक्षक ने किया? हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया था। किसने? हेनरी कोल्डवेल कुक ने जो गणित का जो शिक्षण है वो खेल विधि के माध्यम से करवाया था। हार्विस को शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 127 में क्या होगा? इसका अर्थ आपका होगा खोजना। उसके बाद में गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है। गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री कौन सी है इसमें से? तो दृश्य श्रव्य सामग्री सबसे अधिक उपयोगी है। देखो, मैं फटाफट से प्रश्नों को बता रहा हूं क्योंकि आपके पास में समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करना चाहता और फटाफट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये प्रश्न छपने वाले प्रश्न है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, इस बात में कोताही मत करना क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप अगर सब्सक्राइब करोगे और वीडियो शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा और आगे जब आपकी मेंस परीक्षा होगी तो उसके हिसाब से और अच्छा आपको कंटेंट आपको हम देने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है ये आपसे पूछा गया। तो क्या होता है? अभिव्यक्ति का क्या होता है? अभाव होता है। व्यापकता का अभाव, वस्तुनियता का अभाव, वेदता का अभाव। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है ना उसमें व्यापकता पाई जाती है,
ठीक है, विश्वसनीयता होती है, वैधता भी होती है, लेकिन अभिव्यक्ति का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। ये होता है इसका प्रमुख दोष। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता होती है, तो वो होती है वैधता के कारण क्या आती है, शुद्धता आती है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, गणना संबंधी कौशल को बढ़ाने के लिए क्या करवाया जाता है, अभ्यास कार्य करवाया जाता है। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक क्या होता है, तो 132 में आवश्यक होता है आपका नैदानिक परीक्षण। मैंने बता दिया, पता लगाना नाम आए वहां पे नैदानिक करना है। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 133 कि किसने गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो देखो किसने है वो गणित का जो सामाजिक महत्व है उसने स्वीकार किया और उसने कहा कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि है वो देश की संपन्नता की से संबंधित है। तो इस कहने वाले कौन थे 133 नंबर में, तो कौन थे, नेपोलियन ने ऐसा कहा था। बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का अधिक महत्व है, बालक में किन मूल्यों के विकास में गणित का महत्व है, तो 134 में क्या आ जाएगा, एक तो सांस्कृतिक मूल्य विकसित करती है, बौद्धिक मूल्य करती है और व्यवहारिक मूल्य है वो विकसित करती है। ये तीनों ही पढ़े थे हमने। निम्नलिखित में से किसने गणित के महत्व को नकारते हुए कहा कि गणित का अत्यधिक शिक्षण मस्तिष्क के लिए हानिकारक है, तो गणित के महत्व को किसने नकारा और कहा कि भी गणित का अत्यधिक शिक्षण है वो मस्तिष्क के लिए क्या है, हानिकारक है। ऐसा कहने वाले कौन थे भाई, 135 में विलियम हैमिल्टन ने कहा कि भी गणित का अत्यधिक शिक्षण है वो हानिकारक होता है। गणित को व्यापार का और विज्ञान का कहा जाता है, तो गणित को व्यापार का क्या कहा जाएगा 136 नंबर में, तो कहा जाएगा आपका प्राण कहा जाएगा। व्यापार का तो क्या कहा जाएगा, प्राण, और विज्ञान का क्या कहा जाएगा, जन्मदाता कहा जाएगा। ठीक है। गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध होता है, गणित विषय का सबसे अधिक सहसंबंध किससे होता है, बहुत बार आ गया, विज्ञान से होता है। गणित सभ्यता का है, गणित सभ्यता या संस्कृति का क्या है, 138 नंबर में क्या आ जाएगा, दर्पण है। सभ्यता का क्या है, दर्पण है। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन से होता है, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि वैदिक गणित नया जुड़ा है। तो वैदिक गणित है वो आजकल विशेष रूप से प्राथमिक जो विद्यालय है उनमें बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। तो इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में होता है, तो 139 में क्या आएगा, गणित में गणना के कौशल तथा गति को बढ़ाने के लिए, गणित की जो गणना है ना उनमें अधिक कौशलता विकसित हो सके और गति क्या कर सके, बढ़ सके, क्योंकि इसीलिए वैदिक गणित का हम उपयोग में लेते हैं। और वैदिक गणित टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाया, 40-45 मिनट की क्लास है और पूरा टॉपिक करवा दिया। गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान है तो किस प्रकार की संस्थान भी है, संख्याओं का भी है और गणनाओं का भी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। ये प्रश्न कर लिया। एनसीईआरटी की गणित की वर्तमान पाठ्य पुस्तकें की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो जो एनसीईआरटी की जो गणित की पुस्तक है ना वो किसको ध्यान में, कौन सी शिक्षा नीति को या कौन से पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर है वो बनाई गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी को, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखकर वर्तमान की जो एनसीईआरटी की बुक है वो बनाई गई है। उसके बाद में प्रश्न नंबर आता है आपका 142, क्या दे रखा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। जो प्राथमिक स्तर की जो गणित है ना कि जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसकी कौन सी विशेषता है वो महत्वपूर्ण है। तो देखो, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, नहीं भाई गलत है। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ये भी कोई विशेषता वाली बात नहीं। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के आधार पर किया जाना चाहिए, ये बात थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। उसमें केवल बहुत से अभ्यास प्रश्न होने चाहिए जिससे कि पर्याप्त अभ्यास किया जा सके। भाई उसमें अभ्यास प्रश्न ही केवल क्यों होने चाहिए, तो उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के आधार पर किया जाना चाहिए, ये आ जाएगी इसमें सही। व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का विकास है। गणित की यह परिभाषा देने वाले विद्वान की है, कौन है, तो व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित है वो सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक जो तार्किक योग्यता का विकास है। इस प्रकार की गणित की परिभाषा है वो किसने दी थी, तो किसने दी थी, अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी।
गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? जो कक्षा में उपयोगी है ऐसा कौन सा बिंदु इनमें से है? तो 144 में क्या आ जाएगा? विषय वस्तु की विशेषताओं को ध्यान में रखो, विद्यार्थियों का स्तर ध्यान में रखो, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का ध्यान रखो। तो सभी के सभी आ जाएंगे कक्षा में उपयोगी। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ आदि को दर्शाने के 5 तरीके। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ आदि को दर्शाने के 5 तरीके कौन से हैं? को दर्शाने के 5 तरीके हैं ये बताया इसमें। तो किसके आधार पे हैं ये? तो 145 नंबर में क्या होगा आपका? ये गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। कथन संबंधित है कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा क्या करना चाहिए? यह जानने की अधिक उपयोगी है कि भी गणितीयकरण कैसे किया जाए। तो 146 में क्या आ जाएगा? डेविड व्हीलर के द्वारा यह कथन कहा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, उनके अनुसार गणित की शिक्षा के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए? तो कौन सा अपनाया जाना चाहिए? मल्टीमीडिया का दृष्टिकोण है वो अपनाया जाना चाहिए। 147 नंबर में आ जाएगा। गणित को कहा गया है, गणित को कहा गया, क्या कहा गया? विज्ञान का द्वार कहा गया है। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। गणित के जो नियम और निष्कर्ष है वो क्या होते हैं? सार्वभौमिक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। शिक्षण के समय शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षण के समय जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार की होती है? मित्र के रूप में भी होती है, दार्शनिक रूप में भी होती है और पथ प्रदर्शक की भी होती है। तो उपयुक्त सभी। प्रश्न आ गया था ना हमारे पास ऐसा। गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? तो किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? ये आगमन निगमन प्रणाली का सार माना जाता है। व्यावहारिक गणित का उदाहरण है। व्यावहारिक गणित का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 152 में। तो बैंक संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त करना, कक्षा से अधिक अंक प्राप्त करना, कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना, कठिन सवालों का शीघ्र समाधान करना, ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। देखो व्यावहारिक क्या हो जाएगा? जो अपने घरों में या अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें काम आए। तो ये काम कहाँ पे होगा? बैंक में। प्रसिद्ध गणितज्ञ सीवी भीमशंकरण द्वारा लिखित पुस्तक है। जो प्रसिद्ध जो गणितज्ञ है ना, सीवी भीमशंकरण द्वारा लिखित पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया। 153 नंबर प्रश्न है हमारा। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो होगा आपका मैथमेटिक्स एजुकेशन। क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स एजुकेशन है वो लिखी गई थी। ठीक है। प्रसिद्ध गणितज्ञ अनुसार गणित की जो आपका SV भीमशंकरण है भाई, CV का कह दिया था क्या ऊपर? तो SV भीमशंकरण है भाई। ठीक है। और यहाँ पे भी यही है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ ना SV भीमशंकरण के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी होती है? 154 में। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? 154 के अंदर क्या आ जाएगा अपना? तो गणित की प्रकृति है वो प्रतिरूपों का अध्ययन भी है और एक अमूर्त विज्ञान भी है और परिमाणात्मक भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसका है? गणित है वो विज्ञान की रानी है। कथन किसका है ये? कार्ल फ्रेडरिक गोस का है। कार्ल फ्रेडरिक गोस ने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है? गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन हमसे पूछा गया है। तो देखो यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। ठीक है, पढ़ा है ऐसी बात। गणित में मात्रात्मक और संख्यात्मक तथ्यों एवं संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। यह एक निगमनात्मक विज्ञान है भाई, ये भी ठीक बात है। ठीक है क्या? ये गणित एक निगमनात्मक विज्ञान है क्या? गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध संगठित एवं यथार्थ शाखा है। ये तो ठीक है, गणित है वो विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित और यथार्थ शाखा है। तो गणित जो आपका जो गणित है वो यह एक निगमनात्मक विज्ञान है। ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। गणित की यह परिभाषा किसकी है? एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप क्या हो? गणितीय हो। यह परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने कहा कि एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप क्या हो? गणितीय हो। निम्नलिखित में से गणित की विशेषता है। गणित की इनमें से कौन सी विशेषता है वो होती है इसमें पूछा गया। तो गणित का ज्ञान सार्वभौमिक है। ठीक है। यह समय स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। गणित का आधार कार्य कारण संबंध है, ये भी ठीक है।
गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों को स्थूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो यह भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा अनंत। इसमें तो ये प्रश्न तो देखो मेरे ख्याल से, तो अगर कोई आप थोड़ी बहुत भी आप गणित पढ़ते हो ना, तो ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से सबके सब जानते हैं, तो ये करवाने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रश्न मैं ऐसा का ऐसा ही छोड़ रहा हूँ, पढ़ ही नहीं रहा मैं इस प्रश्न को। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दोगे। सभी भाई बहनों से मेरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दोगे। आप सब ने पढ़ा है इसको, आप सब ने काम में लिया, चाहे वो आर्ट के हो चाहे वो मैथ साइंस के हो। इस चिन्ह का उपयोग सबने हर जगह पे लिया है। तो इस चिन्ह का नाम भी लिखना है, क्या लिखना है, नाम भी, इसको क्या कहते हैं और इसका अर्थ क्या है, ये हमें भी बताना है। तो ये आपके लिए उत्तर मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में जरूर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, गणित में थीटा को क्या कहते हैं भाई, थीटा, चिन्ह का नाम ही आ गया भाई, ये नाम ही निकल गया। ठीक है, 160 में क्या हो गया, इसका नाम ही पूछा था और ये मैंने बता दिया। इसको क्या कहते हो आप, थीटा ही तो कहते हो। ऊपर वाले का आपको बताना है। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर आता है, ये लो भाई, ये और आ गया आपका, चिन्ह का प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, कहाँ पे काम में लिया है भाई आपने। लेवल 1 के विद्यार्थियों ने सभी ने काम में लिया इसको। ठीक है, और लेवल 2 में बात करते हो तो साइंस मैथ वालों ने काम में लिया है। इसके अलावा जिसने भी 10वीं क्लास करी है उसने काम में लिया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मेरे ख्याल से इसमें जो उत्तर है ना वो सभी को आता होगा। ठीक है, सरल से प्रश्न है, इनको छोड़ रहा हूँ मैं, ये शिक्षण विद्या के प्रश्न है ही नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है क्योंकि आपको साथ साथ में बताता हो कितने आप सक्रिय होकर इस क्लास को देख रहे हो। तो ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, योगफल को प्रदर्शित करता है। इसका नाम आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे मुझे भी पता चले, मुझे भी खुशी होगी अगर आप उत्तर दोगे ना कि भाई इतनी बड़ी जो क्लास आपको मैंने दी है तो आप सभी एक्टिव होकर देख रहे हो। उसके बाद में गणित एक भाषा है, यह कथन किस विद्वान का है, गणित एक भाषा है, यह किस विद्वान का कथन है 162 में, तो यह जे विलार्ड गिब्स का ये कथन है। जे विलार्ड गिब्स ने कहा कि गणित एक भाषा है। ये लो, ये और आ गया, किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रश्न जरूर आ सकते हैं भाई 163 नंबर में। तो किसको प्रदर्शित करता है, ये अर्थ बता देता हूँ, नाम जरूर बताओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रदर्शित करता है यही पूछा गया, मैं केवल ये बताऊंगा कि इसका काम क्या है, प्रश्न पूछा है, नाम आपको बताना है। किसको करता है, ये रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है, तो नाम बताओ। ऊपर वाले में भी यही था ना, ये पूछा था इसका प्रदर्शित किसको करता है, तो योगफल को करता है। मैंने क्या पूछा, नाम पूछा है। आसान से प्रश्न है, इसके उत्तर आप दे सकते हो, इनका भी आप नाम बताना, क्या कहोगे आप। ठीक है, अर्थ मैंने बता दिया, रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है ये। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा इनमें से कौन सी है, तो वो होती है अंगणित, हमने शुरुआत में पढ़ दिया। गणित शिक्षण की उपयोगिता है, गणित शिक्षण की उपयोगिता क्या है 165 में, तो गणित शिक्षण की उपयोगी है सभी विषयों के अध्ययन में, मजदूरी और व्यवसाय में, व्यवहारिक उपयोग में, तो सभी का सभी सही हो जाएगा। गणित सामुदायिक महत्व है, गणित का जो सामुदायिक जो महत्व है ना वो आपसे पूछा गया कि क्या होता है, तो नैतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से सामुदायिक महत्व है वो होता है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का जो सामुदायिक जो उद्देश्य है ये आपसे पूछा गया कि क्या होता है, तो क्या होगा इसमें, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होती है, सामुदायिक गणित में अंतर्निहित क्या होती है आपकी, अंक गणित अंतर्निहित होती है। गणित की समाज में आवश्यकता होती है, गणित की समाज में आवश्यकता क्यों है, लेन देन में बिल्कुल है, व्यापार उद्योग में भी है, तो ए वो भी दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर है 170, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है, कि कक्षा 5 के विद्यार्थी उनको ये आप समझा रहे हो कि जो शेषफल होता है ना वो हमेशा विभाजक जो होता है उससे कम ही होता है, उचित उपागम है 170 में। तो देखो, श्यामपट पर विभाजन करने वाले बहुत से सवाल कराना और प्रदर्शित करना कि हर बार शेष विभाजन से कम है, ठीक है, हो सकता है, सबसे उचित पूछा है इसमें। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, ठीक है भाई, कर दिया। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना एवं यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, ये तो कोई उचित नहीं है। उसके बाद में
वस्तुओं को विभाजक के गुणकों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सबसे उचित तरीका मेरे ख्याल से यही होगा कि वस्तुओं को विभाजक के गुणकों में समूहीकृत करेंगे और उसके बाद प्रदर्शित करेंगे कि वस्तुओं की संख्या और जो समूह में नहीं है वो विभाजक से क्या है, कम है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख करना बालकों में किस क्षमता का विकास करना है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख करना बालक में किस क्षमता का विकास करने से 171 नंबर में, तो किस क्षमता का विकास होता है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करने का की क्षमता विकसित करने के लिए है, वो संप्रेषण का उल्लेख किया जाता है। तो संप्रेषण का उल्लेख क्यों किया जाता है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करने के लिए। नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है, तो नैदानिक परख में क्या ज्ञात किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो नैदानिक परख में क्या किया जाता है, आपका पता लगाया जाता है किस चीज़ का, कठिनाई का। देखो बालकों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां, तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है, यह कथन किसका, आधुनिक परीक्षाएं हैं वो बालक के मस्तिष्क में क्या कर देती है, उथल पुथल पैदा कर देती है, यह कथन किसका है 173 में। तो यह कथन किसका हो जाएगा भाई, यह कथन होगा आपका एस, क्या है इसमें भाई, एस.सी. स्टेड ने, एस.सी. स्टेड ने आपका ये हो जाएगा स्टेड। इसने कहा था कि आधुनिक परीक्षाएं वो बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा करती है। मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ क्या है, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो व्यापकता का क्या अर्थ होता है आपका, ये होता है आपका समूची पाठ्य सामग्री से होता है। उसके बाद में मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके द्वारा मूल्यांकन है वो शिक्षण का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा 175 में क्या आएगा आपका, अध्यापक को शिक्षण की सफलता पता चलता है। तो मूल्यांकन में क्या किया जाता है, बालक ने क्या सीखा वही तो पता किया जाता है। तो अध्यापक को क्या फायदा होगा इसका, कि उसने क्या सीखा है, इस बात में सफलता है वो इसके द्वारा प्राप्त होती है। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधि या तकनीक है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्रविधि या तकनीक कौन सी है इसमें से 176 में, तो क्या होती है, पड़ताल, सूची और प्रश्नावली, ठीक है, निरीक्षण व साक्षात्कार, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, तो इसमें क्या आ जाएगी, सभी के सभी। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री त्रिआयामी है, त्रिआयामी सामग्री आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी है, तो OHP, टेप रिकॉर्डर, मॉडल और ग्रामोफोन। तो त्रिआयामी सामग्री कौन सी है आपकी, मॉडल होती है। मूल्यांकन की उपादेयता है, मूल्यांकन की उपादेयता है तो क्या आ जाएगा इसमें, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होना, ठीक है, ये सही है भी। जो मूल्यांकन में क्या हासिल होता है आपका, तो शैक्षिक उद्देश्यों की आपकी प्राप्ति, कितना ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है या नहीं। व्यक्तिगत व सामूहिक मार्गदर्शन देना, ठीक है। विद्यार्थी का योग्यता व क्षमता आधारित वर्गीकरण करना, तो सभी में क्या काम आता है आपका मूल्यांकन। प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान है, प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान इनमें से कौन सा है, तो कक्षा में केवल लिखित परीक्षा द्वारा, परीक्षा स्थल पर प्रश्न पूछकर, मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके और कक्षा में मौखिक परीक्षा द्वारा। तो प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन के लिए उचित स्थान कौन सा है ये बताओ, तो 179 में क्या हो जाएगा, मिश्रित प्रयोगशाला में प्रयोग करके। जिन क्रिया में यह जानकारी होती है कि बालक गणित विषय के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है, यह क्रिया क्या कहलाएगी, वह क्रिया जिसमें यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि बालक है वो गणित के किस क्षेत्र में क्या है, कमजोरी रखता है, तो क्या कहेंगे, सबसे आसान प्रश्न, निदानात्मक कार्य में। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है, विभेदकारी जो परीक्षा है ना वो ये किस में अंतर करती है, आपके प्रतिभावान छात्रों में भी अंतर करती है, सामान्य छात्रों में भी करती है और कमजोर छात्रों में, तो सभी में आ जाएगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण है वो सबसे अधिक प्रभावित होगा, तो कौन सा होगा आपका, वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, व्यापकता या वैधता, तो क्या होगा, व्यापकता सबसे ज्यादा है वो प्रभावित होता है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य क्या है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य इनमें से क्या है, तो गणित शिक्षण में सबसे ज्यादा मूल्यांकन के काम है वो कौन से हैं, निदान करना, उपचार करना और शिक्षण में सुधार करना, ये क्या हो जाएंगे, इसके काम हो जाएंगे। मूल्यांकन से संबंधित कथन, मूल्यांकन से संबंधित कथन है इनमें से कौन सा है, तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक बात है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री
एकत्र करने का साधन है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ये भी सही है। तो तीनों ही क्या है, मूल्यांकन से संबंधित है। उसके बाद में आपका 184 नंबर प्रश्न आता है। देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी सभी के पास में जरूर करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार क्या है, इसमें बहुचयनात्मक प्रश्न होते हैं, सत्य असत्य आधारित होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न होते हैं, तो उपयुक्त सभी है। तो वस्तुनिष्ठ क्या होते हैं, तीनों ही प्रकार के होते हैं। बीएस ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से और मूल्यांकन के साधन से। तो तीनों से ही संबंधित है। विषय वस्तु की जीवन से असंबद्धता एवं अध्यापन की निरस्ता की समस्या उदाहरण है। विषय वस्तु की जीवन से असंबद्धता एवं अध्यापन की निरस्ता की जो समस्या है वो किसका उदाहरण है, वो 187 में किसका उदाहरण होगा, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की ये क्या है, समस्या है। एनसीईआरटी की जो प्रणाली के अनुसार सही क्रम, एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार सही क्रम इनमें से कौन सा होगा, तो अदा, पर्दा और प्रक्रिया। अदा, पर्दा और प्रक्रिया, ये क्या हो जाएगा इसमें सही क्रम। गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए। गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु इनमें से कौन सा अभ्यास कार्य है वो करवाया जाना चाहिए। तो 189 में कौन सा करवाया जाना चाहिए, मौखिक अभ्यास करवाया जाना चाहिए। गणित शिक्षण में अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जो नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जाता है उसमें प्रश्नों के चयन का आधार होना चाहिए। तो गणित का जो शिक्षण है उसमें अधिगम की जो कठिनाई का पता लगाया जाता है उसके लिए जो नैदानिक परीक्षण किया जाता है उसमें प्रश्नों के चयन का आधार क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो 190 में क्या होगा, इसमें विशिष्ट क्षेत्र के क्या होने चाहिए, उसमें प्रश्न होने चाहिए जिस क्षेत्र में आप पता लगा रहे हो। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, सुकरात एवं सेंट थॉमस है वो समस्या समाधान विधि के जनक। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है, सुकरात एवं सेंट थॉमस। कोई बालक गणित की संक्रियाओं, गणित के खेलों, गणित के शिक्षकों आदि के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, उससे गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो जो कोई भी बालक है वो गणित की संक्रियाओं, गणित के जो खेल है, गणित के जो शिक्षक है के प्रति क्या रख रहा है, सकारात्मक सोच रखता है। तो गणित का कौन से उद्देश्य इस बात में पूरा हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है आपका अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य इसमें पूरा हो रहा है। गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण है वो कौन सा होना चाहिए, तो 193 सामूहिक रूप से होना चाहिए। एक छात्र पढ़ लिखकर अपने परिवार, गांव व शहर के लोगों की गणना संबंधी समस्याओं को दूर करता है। एक छात्र है वो पढ़ लिख लिया और वो अपने परिवार, अपना गांव, अपने शहर के लोगों की क्या करता है, गणना संबंधी समस्याओं को दूर कर देता है। तथा मौखिक रूप से व्यवहारिक गणित में ब्याज है वो लाभानी है हिसाब किताब लगा लेता है और तथा दूसरों को सिखाता है। गणित की यह अवधारणा कौन सी होगी, तो 194 में कौन सी अवधारणा होगी, ये होगी सामुदायिक गणित की अवधारणा है। छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है, उनकी कौन सी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो 195 में क्या आ जाएगा, आपका लेखन संबंधी है वो आपकी अशुद्धियां दूर की जा सकती है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की समस्या नहीं है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर है ना, उसमें गणित शिक्षण की कौन सी समस्या नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो कौन सी नहीं है, इसमें व्यवहारिक उपयोगिता का अभाव वाली जो ये समस्या है ये नहीं आएगी। संसाधनों का अभाव है, शिक्षार्थी की अरुचि, नवाचारों का विद्यालय तक नहीं पहुंचना, ये इसमें सही नहीं बैठेंगे। उसके बाद में अपना प्रश्न नंबर आता है, गणित शिक्षण के कालांश में आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वह सिनेमा देखते हैं। जब आपको इसका पता चलता है तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे। तो गणित शिक्षण का जब भी क्लास आता है, जैसे अब आप क्लास देख रहे हो, इस क्लास को बीच में छोड़ के भाग रहे हो और आप क्या देख रहे हो, रील देख रहे हो, तो अब ये पता जब मेरे को लगेगा तो मैं अध्यापक होने के नाते क्या करूँगा, ये इसमें आया प्रश्न। तो 197 में क्या होगा कि छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, भाई आप सबको हम समझाएंगे, अपने शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाएंगे। भाई इस मेरे जो शिक्षण का जो तरीका इसमें और क्या करेंगे, हम ज़्यादा ठीक ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो हम फटाफट प्रश्न कर रहे हैं तो रुचिकर भी नहीं लगता है। एक बालक सामान्य जोड़ बाकी कर लेता है परंतु भिन्न जोड़ बाकी नहीं कर पाता, इसके लिए क्या उपचारात्मक शिक्षण हो जाए। एक बालक है वो सामान्य जोड़ बाकी आप देते हो तो वो कर लेगा, लेकिन जो भिन्न के जो जोड़ है या बाकी है वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 198 में आप क्या करोगे, लघुत्तम समाप्रत्यय के माध्यम से भिन्नों के जोड़ बाकी का अभ्यास करवाएंगे। उसके बाद में
कक्षा 6, 7, 8 के कुछ छात्र चक्रवर्ती ब्याज की गणना करने में असमर्थ है, उनकी कठिनाई के निवारण हेतु उचित उपाय। तो कक्षा 6, 7, 8 के कोई छात्र हैं, वो चक्रवर्ती ब्याज की गणना हल नहीं कर पाते, तो आप क्या करोगे? तो 199 में क्या करोगे आप? उनके लिए विषय व समूहवार उपचारात्मक कक्षाएं लगाएंगे। प्रस्तावना का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रस्तावना का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो सभी के सभी क्या है? प्रस्तावना की विशेषताएं हैं। जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है, उसमें गुण होता है। जो जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता हो, तो उस गुण को हम क्या कहेंगे? तो उस गुण को हम क्या कहेंगे? विश्वसनीयता कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्वसनीयता कहेंगे। नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है? नैदानिक परख की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए काम में ली जाती है। नैदानिक परख में मालूम किया जाता है। नैदानिक परख में क्या मालूम किया जाता है? बहुत बार प्रश्न आ गया, छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र, उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। नैदानिक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक क्या है? नैदानिक परीक्षण के पश्चात दो मंदबुद्धि जो बालक है उनके लिए आवश्यक क्या है? उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर आएगा 205। उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किस आधार पर किया जाता है? संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है। शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है। शैक्षणिक निदान का प्रायोजन होता है, किससे होता है? तो आपका आ जाएगा 206 में उपचारी शिक्षण, निदान, उपचार। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा है। तो छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया है वो कब तक चलती रहनी चाहिए? तो जब तक छात्रों का क्या ना हो? पिछड़ापन दूर न हो। आसान से प्रश्न है ये। तो निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की। पता लगाओगे कठिनाई का तो उसका उपचार भी तो करोगे ना। किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में पाई 3.1416 प्रतिस्थापित किया? तो पाई का नाम किस भारतीय गणितज्ञ ने 499 ईस्वी में दिया था? ये आपसे पूछा गया। तो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। तो किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है। उसके बाद में एलिमेंट्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यूक्लिड है वो एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक है। किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसने ये कहा था कि गणित है वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक क्या निकाले जाते हैं? निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये किसने कहा? बेंजामिन पियर्स ने कहा था। उसके बाद में होगवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? होगवेन के अनुसार गणित का क्या है? सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो किस मूल्य से? सांस्कृतिक मूल्य से। खींचना कार्यसूचक क्रिया किस पक्ष के उद्देश्य से संबंधित है? खींचना, टू ड्रॉ, कार्यसूचक क्रिया है वो किस पक्ष से संबंधित है? तो 214 में क्या आएगा आपका? ज्ञानात्मक प्लस ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही होते हैं खींचना कार्यसूचक क्रिया में। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया है? तो कार्यसूचक क्रिया इनमें से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? रेखांकित करना। गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि। सूत्र की स्थापना के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? देखो, निगमन है, संश्लेषण है, योजना है। तो इनमें से कोई सी भी काम में नहीं ली जाती है। ठीक है। उसके बाद में आपका प्रश्न है वो आएगा 217। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर होता है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर 217 में क्या आएगी? आपकी निगमन विधि आएगी। मैंने बताया था ना कि अ पहले आ जाए ना तो वहां पे क्या करना है? न करना है। और जहां पे अ पहले ना आए तब क्या करना है? आगमन। समस्या समाधान सहायता करती है। समस्या समाधान सहायता करती है। किस चीज में सहायता करती है? 218 में क्या आ जाएगा? एक केंद्राभिमुख चिंतन में सहायता करती है। उसके बाद में ह्यूरिस को शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका पहले भी आ गया ना 219 में, खोज करना। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि कौन सी? वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है वो प्रोजेक्ट विधि है। आगमन विधि संबंधित है। आगमन विधि किससे संबंधित है? 221 में। तो ये है वो सामान्य से विशिष्ट नहीं, सूक्ष्म से स्थूल नहीं, योजना विधि। तो आगमन विधि क्या होती है? आपकी विशिष्ट से सामान्य की ओर।
सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट कक्षा कक्ष व परिस्थितियां निहित होती है जो सीमित आकार, क्षेत्र तथा समयावधि संबंधित होती है। उपयुक्त परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो जो सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट कक्षा कक्ष व परिस्थितियां निहित होती है, जो सीमित आकार की होती है, क्षेत्र की होती है और समयावधि भी क्या होती है? सीमित होती है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? तो 222 में क्या आएगा आपका? डेविड यंग ने, क्लिफ्ट ने या डॉक्टर सिंह ने? तो यह परिभाषा है वो देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इनमें से कोई भी नहीं थे। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन है वो किया जाता है किस आधार पे? विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बिल्कुल सही है। बाधित और असमर्थी बालकों के शिक्षण हेतु, बिल्कुल सही है। अधिगम असमर्थियों की सुविधा हेतु, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के पक्षों में अनुकूलन करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के पक्षों में अनुकूलन है वो करते हैं किसके लिए? अनुदेशन में, शिक्षण विधियों में और शिक्षण प्रविधियों में। तो ये आ जाएगा सभी के सभी। सुधारात्मक शिक्षण प्रवृत्तियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। सुधारात्मक शिक्षण प्रवृत्तियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है तो किसके लिए होती है? 225 में। तो ये हो जाएगी मंद अधिगामी बालकों हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित की जो प्रकृति होती है उससे संबंधित कौन सा कथन नहीं है? तो गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। गणित की अपनी भाषा होती है, ठीक है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र व्यापक होता है। सामान्य अनुमान का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल सही है। गणित जगत जन्य विषय नहीं है। जगत जन्य विषय गणित है वो नहीं होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन है वो इसमें हो जाएगा गलत। एनसीएफ 2005 के द्वारा सुझावित गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो एनसीएफ 2005 है ना, उसके अनुसार सुझावित गणित का शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? 227 में क्या है इसमें? तो ये होता है आपका बीजगणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास करना। तो एनसीएफ 2005 में क्या कहा गया, क्या लक्ष्य रखा गया गणित शिक्षण का? बीजगणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास करना। निम्न में से गणित शिक्षण में मुख्य कार्य का क्या अर्थ है? गणित शिक्षण में मुख्य कार्य का अर्थ क्या होता है? तो ये क्या होता है? बिना कागज पेंसिल प्रश्नों को हल करना। निम्नलिखित में से जियोजेब्रा है, जियोजेब्रा क्या होता है? ये हमसे पूछा गया 229 नंबर में। तो क्या होता है? गणित पढ़ाने के लिए क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है जियोजेब्रा। उसके बाद में प्रश्न आता है आपका 230 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनोगोचनात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण होगा इसमें से? 230 में आपका उदाहरण हो जाएगा चतुर्भुज की रचना। उसके बाद में प्रतिभाशाली बालकों का गणित की कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? प्रतिभाशाली बालकों का गणित की कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? ये आपसे पूछा गया है। तो किस रूप में? कक्षा गतिविधियों में संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। टेलर फ्रेम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस असक्षमता श्रेणी के बच्चों को गणित सिखाने के लिए किया जा सकता है? तो बताओ किसके लिए किया जाएगा टेलर फ्रेम का प्रयोग? 232 में। तो किया जाएगा श्रवण बाधित बच्चों के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का सही क्रम है? तो सही क्रम आपको बताना है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 233 में। तो देखो ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र तैयार करना, प्रश्न पत्र का प्रशासन करना और पद विश्लेषण। तो इसमें क्रम क्या होगा? देखो तो इसमें देखो क्रम होना चाहिए 233 में क्या होना चाहिए आपका? तो होना चाहिए देखो प्रश्न पत्र तैयार तो होगा बी नंबर में, ठीक है। उसके बाद में इसका क्या होगा? ब्लूप्रिंट तैयार होगा। उसके बाद में प्रश्न पत्र क्या किया जाएगा? पद विश्लेषण किया जाएगा, इसमें आ जाएगा सी पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या पद विश्लेषण सी में आ जाएगा और प्रश्न पत्र का प्रशासन क्या आ जाएगा आपका? डी में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 233 के अंदर एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में एक प्रश्न बनाया कि साइन ए प्लस बी का मान है। एक गणित जो अध्यापक है उसने इकाई परीक्षण में एक प्रश्न बनाया कि साइन ए प्लस बी का मान क्या है? कि साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी एज कोस बी, साइन ए साइन बी प्लस में कोस ए कोस बी, इस प्रकार से उसने प्रश्न बनाया। तो निम्नलिखित में से किस तरह के अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर आधारित है? ये कौन से प्रकार के उद्देश्यों पर आधारित है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 234 नंबर प्रश्न आता है। तो किस पर आधारित है? ये ज्ञान पर आधारित है।
निम्नलिखित में से कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण है? खुले प्रश्नों का उदाहरण इनमें से कौन सा, ये आपसे पूछा गया। तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे? एक आयत जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का परिमाप क्या होगा? 6 संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो, त्रिभुज के अंतःकोणों को जोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो बताओ खुले प्रश्न का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो 235 में हो जाएगा। 6 संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका क्या हो? 4 हो। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? मैथमेटिक्स जो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली है ना, इसके जो आपके प्रवर्तक है, ये हमसे पूछा गया। तो TF गिलबर्ट होंगे इसके जो आपके प्रवर्तक हैं, ये हो जाएंगे। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 37 आता है कि दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत है? वो किया गया 237 नंबर में। तो किसके द्वारा किया गया? ये एडगर डेल के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है वो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, वो नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कौन सा नहीं होता? अमूर्तता का सिद्धांत नहीं होता, लघुपद का सिद्धांत होता है, स्वगति का सिद्धांत होता है और तत्काल प्रतिपूर्ति का सिद्धांत है वो अभिक्रमित अनुदेशन का होता है। इकाई उपागम किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? इकाई उपागम है वो कौन से मनोविज्ञान पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन से पर होगी? ये आपकी होगी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होगी। विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना है वो निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है कोलर के। उसके बाद में गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों के हेतु होती है? तो जो गणित का जो शिक्षण होता है उसमें संवर्धनकारी जो कार्यक्रम होते हैं ना, उनकी आवश्यकता किस प्रकार के छात्रों के लिए होती है? तो किस प्रकार के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा कक्ष के लिए सहयोगात्मक आंकलन की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 242 में? तो इसमें विद्यार्थियों को आकलन का निष्क्रिय पाए जाने के रूप में देखना चाहिए। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है? तो धीमी गति से जो बालक सीखते हैं उनके उपचार के रूप में सही कथन जो नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो 243 नंबर प्रश्न है ना, तो इसमें कौन सा होगा कि विद्यार्थियों को गणित की पाठ्य पुस्तक से बाहर की समस्याओं को हल कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वो सीख तो पहले से ही धीमी गति से रहे, तो आप बाहर की और चीजें बताने लग जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवबोधात्मक स्तर के अनुदेशात्मक परिणामों को अभियुक्त करता है? तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर कि परिणामों की पुष्टि करते हैं। गणित मापन परिमाण तथा दिशा का है, क्या होता है? एक आपका विज्ञान है। गणित है वो मापन परिमाण और दिशा का विज्ञान होता है। तो गणित की जो शिक्षण विद्या है ना, इसमें जो भी टॉपिक आपके बताए मैंने वो कंप्लीट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से प्रश्न आपके छप जाएंगे और आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब जरूर किया होगा और वीडियो सभी भाई बहनों के पास में शेयर किया होगा, क्योंकि थोड़ा सा समय बचा है तो उनके भी प्रश्न है वो सही हो जाएं। और रेट पात्रता में कोई कंपटीशन नहीं होता है, तो सभी को आपकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी का पात्रता है वो आराम से क्लियर हो। उसके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।